Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11th history, changing culture tradition, chapter 7 part 2. तो इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज़। तो इटली में नगरों की कैसे हमने कहा पूर्ण स्थापना हुई। तो जब हम देखते हैं कि आफ्टर द फॉल ऑफ वेस्टर्न यूरोपियन Roman Empire, many of the towns that had been politically and culture centered in Italy fell into ruin. तो पश्चिम रोम में जितना भी साम्राज्य था उसका जब पतन हुआ और उसके बाद इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया, उस समय कोई भी एक प्राकृत सरकार नहीं थी और रोम का पोप जो अपने राज्यों में बेशक एक तरीके से सर्वोच्च था, उसका एक तरीके से समस्त हो गया था यूरोपियन राजनीति में। तो हम ये देख सकते हैं कैसे एक यूनिफाइड गवर्नमेंट एक जो पोप ने अपने रोमन कल्चर में चलाई। और सॉर्विजन का मतलब क्या होता है कि देश के सत्ता के लोग ही अपने देश को चला सके, बाहर का कोई ना आए, एकत्रित हों लोग और वो अपनी स्टेट को रियून करें। तो इन वेस्टर्न यूरोप में हमने ये देखा कि कैसे एक रीशेप हो रहा था, एक फेडरल बॉन्ड बन रहा था, लोग आपस में जुड़ रहे थे। तो ऐसे ये जान सकते कि पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र में या समाप्ति संबंधों के कारण नए रूप ले रहे थे और जितनी भी नए तरीके का एकाकीकरण था उस समय पूर्वी यूरोप में हम देख सकते हैं कि बैजेंटीन साम्राज्य में एक शासन भी बदल रहा था यहाँ पर। तो उधर कुछ और पश्चिम में इस्तेमाल एक तरीके से सभ्यता का निर्माण हो रहा था और एक कल्चर फ्लॉरिश हो रहा था, लेकिन पॉलिटिकली सिचुएशन डिजास्ट्रस थी। तो इटली एक कमज़ोर देश था और अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था, जो कि हमने क्लास 10th में हिस्ट्री के चैप्टर 1 में भी देखा है। परंतु इन्हीं परिवर्तनों में जब हम देखते हैं कि इटली सांस्कृतिक और पुरुस्थल की सभ्यता में प्रदान कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट भी हुआ था। तो बैजेंटीन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार बढ़ने में इटली एक तरीके से बहुत बड़ा यहाँ पर बंदरगाह यहाँ पर आया, कोस्ट बना और एक तरीके से इम्प्रूवमेंट हो रहा था। तो जब 12वीं शताब्दी में अगर हम देखते हैं कि जब चाइना में सिल्क रूट बना था और वो ट्रेड कर रहा था वेस्टर्न कल्चर सिविलाइजेशन, यूरोप के देश से व्यापार बढ़ रहा था, तो इटली के नगरों की भी इसमें बहुत मुख्य भूमिका थी और वह भी ये सब करके एक तरीके से शक्तिशाली देश और शक्तिशाली माध्यम बन रहा था। तो जब हम आगे भी इसका रूप देखते हैं, ये आपके मैप है, यहाँ पर पूरी जगह है कि कैसे इटालियन स्टेट है, राज्य है, यहाँ रोम है। फिर हम देख सकते हैं पैडुआ नाम की जगह है, वेनिस है, मैनिटुआ है, नीचे फ्लोरेंस है, रोम है। और ये तीन जगहों के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि कैसे वेनिस, फ्लोरेंस और रोम इस्टेब्लिश हुआ। और ये ऊपर एनालिड्रिया सी है, थेरियनियन सी है, सिलिसिया है, सैरिडीनिया है, मेडिटेरियन सी यहाँ भूमहासागर सबसे नीचे है। तो ये मैप भी हमें ये पोर्ट्रेट करता है कि कैसे यहाँ की सभ्यता का भी विकास हो रहा था। फिर आगे हम देखते हैं कि द हैज़ बीन इंक्रीज्ड इटली इन टाउन्स प्लेज अ केयर सेंट्रल रोल। तो इटली कैसे एक सेंट्रल रोल की भूमिका निभा रहा था और दे नो लॉन्गर सॉ देमसेल्व्स एज अ पार्ट ऑफ पावरफुल एम्पायर but as an independent city state. Two of these are Florence and Venice, were republics, and many other were court cities ruled by the princes. One of the most vibrant city was Venice, another was Genoa. They were different from other part of the Europe, and the clergy was not politically dominated here. तो इसको हम ये भी मान सकते हैं कि स्वतंत्र नगर राज्यों में एक समूह मानते हैं जिसको। तो नगरों में जैसे फ्लोरेंस और वेनिस बहुत ज़्यादा यहाँ पर शासक यहाँ पर जो भी नए शासन आए थे वो चला रहे थे और शहरों का भी विकास हो रहा था, लोग नए क्षेत्रों से जुड़ रहे थे, धर्माधिकार भी हो रहा था, राजनैतिक दृष्टि से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थी ये जगह। तो नगर में नए व्यापार आ रहा था, लोग नई तरीके की संस्कृति जान रहे थे और कहीं किसी का डोमिनेशन नहीं था और एक तरीके से मिलिट्री ही रूल कर रही थी, जो कि हम सेकंड लास्ट लाइन में देखते हैं, रूल बाय मिलिट्री डिपॉइट्स। तो मिलिट्री ही अपना तानाशाही यहाँ पर मचाया हुआ था
or the pride felt with the townspeople in being citizen. तो जो नगर के निवासी थे वे अपने यहाँ नागरिक कहलाने में गर्व महसूस करते थे कि हम यहाँ के नागरिक हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी चीज़ का डर ही नहीं था, ना कोई राजा का एक मोनार्की आदेश चल रहा है, ना कोई चीज़। तो ये एक बहुत तरीके से पॉजिटिव हम इसको देख सकते हैं, इसका दायित्व। अब ये एक बहुत प्यारी सी फोटो है, ये है द जेल बेलिनीनी, द रिकवरी ऑफ गैलेक्स ऑफ द होली क्रॉस। ये पेंट करी थी उन्होंने 1500 शताब्दी में, टू रिकॉल द इवेंट ऑफ 1370 एंड सेट एज द 15th सेंचुरी। और ये वेनिस है। तो ये कभी भी आप मूवीज़ में भी देख सकते हो, वेनिस ऐसा दिखता है, बोट करते हुए हीरो हीरोइन जा रहे होते हैं। तो पी के मूवी में भी देखा होगा आपने। तो ये वो फ़ोटो है। तो ये बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल फ़ोटो है। तो अब इसके बारे में एक तरीके से हम देख लेते हैं कि में इसमें क्या लिखा। तो ये आपका एक तरीके से है, द होल अथॉरिटी ऑफ द सिटी इज इन अ काउंसिल इन टू विच ऑल द जेंटलमैन ऑफ द सिटी बीइंग वन past the age of 25 years are admitted. Now first I am yelled to be the reckoning how and with what wisdom it was ordinated by our ancestors that the common people should not be admitted into company of the cities and which authority of the whole power of commonwealth. तो ये उन्होंने एक तरीके से बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि जब हमारे वेनिस में जब कॉमनवेल्थ की संस्था के बारे में जानने कि आपको एक जिज्ञासा होगी, तो यहाँ पर नगर में एक तरीके का संपूर्ण है और 25 वर्ष युवक वाले सभी पुरुष इसमें सदस्यता मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा नियम क्यों बनाया है कि एक तरीके से सामान्य जनता को नागरिक वर्ग में जिनके हाथ में संयुक्त मंडल के शासन की एक तरीके से भाग दौड़ है, वह शामिल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उन नगरों में उनके प्रकार की गड़बड़ियाँ और उन उपद्रव होते रहते हैं जहाँ की सरकार पर जन साम्राज्य का एक तरीके का प्रभाव होता है। तो कुछ लोग के विचार इससे अलग थे। उनका कहना था कि यदि संयुक्त मंडल और शासन संचाल्य अधिक कुशलता में कारगर हो गया तो योग्यता और संपन्नताओं को आधार बनाना चाहेगा। दूसरी ओर ये भी था एक तरीके का सचित्र कि नागरिक जो अपना लालन पालन उधार का वातावरण पाना चाहता है, तो वो एक तरीके से निर्धारित हो जाता है, क्योंकि हमारे बुद्धिमान और विवेकान पूर्वज थे और ये विचार रखा था कि ये सार्वजनिक नियम को बदलने का एक तरीके से धन संपत्ति के आधार पे इसको कुलीन या विश्वनीय लोगों में प्राथमिकता दी जाए। पर हम ये भी शर्त मान सकते हैं इसमें कि लोगों की सत्ता में नहीं, बल्कि लोगों को प्रभावित करने के लिए ये एक विशिष्ट गुण का आधार था। तो इसको एक तरीके से ऑब्टेन दिस राइट ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये एक तरीके से गवर्नमेंट राइट में ऑब्टेन होना आवश्यक था, ज़रूरी था। तो ये तरीके का इन्होंने पोर्ट्रेट लिखा है कि कैसे लोग यहाँ पर एडमिट नहीं हो रहे थे और 25 ईयर के बाद लोगों को यहाँ एडमिट किया जा रहा था। गवर्नमेंट डिनाई कर देती थी क्योंकि बूढ़े लोगों के ओपिनियंस अलग थे, मैटर करते थे गवर्नमेंट में। एक तरीके से अमीरों का यहाँ पर दबदबा था, लिबरल थे लोग, वाइस थे, और जो कि प्रूडेंट एंसेस्टर जिन्होंने हमें गलतियाँ ही करी और उन्होंने अपनी कभी गलतियाँ नहीं सुधारी, इसलिए चाहते थे कि नए नौजवान आए जो कि नई आइडल सोच के साथ आए, नई आइडल थिंकिंग के साथ आए। और ये एक तरीके से गवर्नमेंट राइट भी थी कि जिनको उनको लेना है इस पार्टी में शामिल करना है तो वो करेंगे। तो इसको कहते थे द कॉमनवेल्थ एंड द गवर्नमेंट ऑफ वेनिस 1534। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सिटी एंड ह्यूमैनिज्म। ये नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं कि क्या था विश्वविद्यालय और मानवतावाद का अध्ययन।